नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में लगे हुए उपन्यासों की भूमिकाओं को केंद्र में रखते हुए मॉक टेस्ट के ऊपर। इस मॉक टेस्ट के बहाने आप सभी हिंदी उपन्यासों की भूमिकाओं से परिचित होंगे और कम समय में आप भूमिकाओं में क्या लिखा हुआ है और किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए उसको जान पाएंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं सीधे पहले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है, सोम आनंद को जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया, यह कथन किस उपन्यासकार का है? ऑप्शन दिया गया है श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा सोबती, यशपाल, जगदीश चंद्र। तो सोम आनंद को पूरा श्रेय किसने दिया है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जगदीश चंद्र का जो उपन्यास लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में, उसकी भूमिका में यह बात कही गई है। धरती धन न अपना जो उपन्यास लगा हुआ है उसी के भूमिका से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यासों का पहले से बाद का क्रम है? यादों का पहाड़, धरती धन न अपना, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, नरकुंड में वास। तो जगदीश चंद्र के उपन्यासों को यहाँ पर दिया गया है और उनके क्रम को यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर जगदीश चंद्र आप ध्यान में रखें। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं सही कूट का चयन करना, हमें ए बी सी डी ई इस तरीके से घुमा फिरा कर दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन पहला, कि जो भी उपन्यासों का क्रम दिया गया है वो एकदम से सीरियल वाइज है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि यादों का पहाड़ जो उपन्यास है 1966 में प्रकाशित हुआ, धरती धन न अपना जो कि 1972 में, आधा पुल 1973 ईस्वी में, कभी न छोड़े खेत आप देख रहे हैं कि 1976 ईस्वी में, नरकुंड में बास 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और धरती धन न अपना जो उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है, लगभग 5 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, जैसे कि रूसी भाषा हो गई, उर्दू, ठीक है, इसके बाद पंजाबी और जर्मन, फिर इंग्लिश में इसका अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो ये क्रम था। आगे चर्चा करते हैं। पूछा गया कि पंडित गौरी दत्त रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव प्रदान किया है? डॉक्टर गोपाल राय, पुष्पपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। सही कूट का चयन हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का कूट दिया गया है ए और बी, सी और डी, केवल ए केवल सी। तो गौरी दत्त का जो उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है देवरानी जेठानी की कहानी, वो हिंदी के पहले उपन्यासों के दौड़ में भी शामिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि देवरानी जेठानी उपन्यास का पुनर्प्रकाशन एक तरीके से किया था गोपाल राय ने। ठीक है, तो 2 विद्वान यहाँ पर हैं जिन्होंने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसका प्रकाशन 1870 में हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि गोपाल राय और पुष्पपाल सिंह इन दोनों ने माना है। सही जवाब हो गया ए और बी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास के विषय में असत्य है। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1875 में हुआ। मेरठ के एक लिथो प्रेस छापा खान जीआई में इसका प्रकाशन हुआ था। तब इसकी 300 प्रतियां ही छापी गई थी, जिसका मूल्य मात्र 12 आने था। छोटे आकार के इस उपन्यास में कुल 35 पृष्ठ हैं। इसकी प्रति आज भी नागरी प्रचारी काशी में सुरक्षित है। सही कूट का चयन हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम विकल्पों पर देखेंगे, इसके आधार पर हम सही कूट तक पहुंचेंगे। इस उपन्यास का प्रकाशन 1875 में नहीं हुआ था, बल्कि 1870 ईस्वी में हुआ। मेरठ के छापा खाने जीआई में इसका प्रकाशन हुआ था। जब ये प्रकाशित हुआ था तो शुरुआत में इसके कुल 500 प्रतियों को छापा गया था। तो ये भी कथन यहाँ पर गलत है। छोटे आकार के इस उपन्यास में कुल 35 पृष्ठ हैं, तो ये सही जवाब है यहाँ पर। इसकी प्रति आज भी नागरी प्रचारी काशी में सुरक्षित है, जो कि गलत है। आज इसकी प्रति जो सुरक्षित है वो है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में। ठीक है, अगर आप कलकत्ता कभी जाएं तो नेशनल लाइब्रेरी में इसकी मूल प्रति को आप जाकर देख सकते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी का पुनर्प्रकाशन ऊपर हमने बताया कि गोपाल राय ने करवाया था, जिन्होंने कि इसको हिंदी का पहला उपन्यास भी माना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कूट बन रहे हैं बी और डी,
इसमें 2 ही कूट सही हैं पांचों में, यानी कि जो असत्य है यहाँ पर, ठीक है, असत्य कथन हमें यहाँ बताना है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि सत्य इसमें 2 हैं, बी और डी, ठीक, सत्य तो 2 ही हैं, लेकिन असत्य कितने हो गए, असत्य हो गए ए सी ई। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला हो गया, ठीक। आप देख रहे हैं कि ए हो जाएगा आपका और सी हो जाएगा और इसके बाद ई हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं कि गौरी दत्त को देवरानी जेठानी की कहानी के लिए कितने रुपए का पुरस्कार मिला था। जब आप देवरानी जेठानी की कहानी की भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि उस जमाने में पुरस्कार मिला था इस उपन्यास के ऊपर, कितने रुपए का मिला था। ऑप्शन दिया गया है 50 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का या फिर 200 रुपए का। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है कि 100 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर मिला हुआ था देवरानी जेठानी को। आप कल्पना कीजिए कि सन 1870 ईस्वी में 100 रुपए की कीमत क्या रही होगी, शायद आज ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी से भी ज्यादा कीमत रही होगी। अगला प्रश्न है, इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित यानी फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है और उसको जैसे का तैसा दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज्यादा दृष्टि रखी गई है। यह कथन किस उपन्यास की भूमिका से है। ऑप्शन दिया गया है देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, वामा शिक्षक। तो भाषा शैली से ही पता चल रहा होगा कि शुरुआती दौर का यह उपन्यास है और ऑप्शन में भी जितने उपन्यास दिए गए सभी उपन्यास प्रथम उपन्यास के दौर में है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है कि परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी में, उसके बारे में ये बात कही गई है, उसकी भूमिका से ये कथन लिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा आरंभिक दौर में किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी। ऑप्शन दिया गया है हंस, विशाल भारत, भारत मित्र, आलोचना। बाण भट्ट की आत्मकथा शुरुआती दौर में किस पत्रिका में प्रकाशित हो रही थी। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विशाल भारत नाम का जो पत्र है उसमें बाण भट्ट की आत्मकथा शुरुआत में प्रकाशित हो रही थी, बाद में पुस्तक के रूप में हो गई। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं। जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस आत्मकथा के प्रधान उपजीव्य यानी कि जो आधारशिला रही है वो कौन कौन से रहे। ऑप्शन दिया गया है बाण भट्ट, हर्षदेव के ग्रंथ, जयदेव, कालिदास। तो उसमें उन्होंने बताया 2 लोगों का नाम लिया है, बाण भट्ट और हर्षदेव के ग्रंथ की चर्चा की है, यानी कि सही कूट हो गया ऑप्शन पहला, ए और बी। अगला प्रश्न है, मिस कैथराइन के संदर्भ में असत्य है। मिस कैथराइन जिनका संबंध बाण भट्ट की आत्मकथा से है, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी यह सवाल पूछा गया है, मिस कैथराइन का संबंध किस उपन्यास से है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा और गहराई में जाकर मिस कैथराइन से संबंधित भूमिका में जो भी बातें लिखी गई हैं उनको यहाँ पर प्रश्न के रूप में बदल दिया। क्या असत्य है हमें बताना है। मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया के एक संभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या है। मिस कैथराइन का भारतीय विद्याओं के प्रति असीम अनुराग था। मिस कैथराइन को हम लोग दीदी कहते थे, दीदी अर्थात दादी। एक दिन अचानक मड़ुआडीह स्टेशन पर दीदी के दर्शन हो गए। इसमें हमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। तो जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मिस कैथराइन का संबंध ऑस्ट्रिया से है, इनको भारतीय विद्याओं के प्रति असीम अनुराग था, ये भी सही है। ये लोग यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कैथराइन को दीदी, जो कि बंगाल में दादी के नाम से फेमस है, कहा जाता है। और मड़ुआडीह नहीं बल्कि मुगल सराय स्टेशन पे ये आखिरी बार इनको देखते हैं। तो यहाँ पर मड़ुआडीह, मुगल सराय, बनारस जंक्शन जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, मुगल सराय की जगह पर मड़ुआडीह। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया असत्य में ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है, वह बांकुरा की एक सांझ थी, इस पंक्ति से किस उपन्यास की शुरुआत होती है। राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, तमस। ये किस उपन्यास की शुरुआती पंक्ति है, यानी वहां से उपन्यास की शुरुआत होती है। सही जवाब है आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी का उपन्यास है, जिसमें
शकुन, अजय और बंटी की पूरी कहानी है, ठीक है। और स्त्री पुरुष के संबंधों को यहाँ पर रखा गया और तलाक इसके केंद्र में। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं। उपरोक्त कथन किस उपन्यास की भूमिका से है? ध्यान में रखना इस प्रश्न को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बताया गया कि वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं, यानी कि लोगों की नजर में उपेक्षित है। किस उपन्यास की भूमिका से? ऑप्शन दिया गया है राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, तमस। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है, आपका बंटी। उपन्यास में मन्नू भंडारी ने इस बात को कही है, तो कथन के तौर पर भी आएगा तो भी आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के संदर्भ में असत्य है। स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने वाले उपन्यास के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। इसी उपन्यास पर एक दूरदर्शन धारावाहिक का भी निर्माण, यह गंगौली गांव की कहानी पर आधारित है। तो कौन सा कथन है जो कि राग दरबारी के बारे में गलत है? तो आपका दिमाग जरूर दौड़ गया होगा, इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन है जिसमें कि शिवपालगंज की चर्चा की जाती है, यहाँ पर गंगौली की बात की गई है। गंगौली का संबंध किससे है? आधा गांव से, ठीक है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, मेरे मन में तुलसीदास की ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी रहा है, किसका कथन है? मेरे मन में तुलसीदास की ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी रहा है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस जो उपन्यास है उसकी भूमिका में इस बात को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रामलीला का आरंभ किया गया, इसे बनारस के किस स्थान पर नहीं खेला जाता है? लंका, राजगद्दी, नक्कटैया, ऋषिपत्तनम। तो कौन सी जगह है जहां पर तुलसीदास द्वारा, यहां पर ध्यान में रखना है कि रामलीला का जो भी आयोजन किया जाता है, तुलसीदास ने न सिर्फ रामचरितमानस की रचना की बल्कि उसके मंचन की भी शुरुआत की। और काशी की जो रामलीला है यानी बनारस की रामलीला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ऋषिपत्तनम नाम का जो स्थान दिया गया है, यहाँ पर रामलीला को नहीं खेला जाता है। बाकी लंका, राजगद्दी, नक्कटैया, ये तीनों जो क्षेत्र है यहाँ पर इसको खेला जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लीला की शुरुआत तुलसीदास ने नहीं की थी? ऑप्शन दिया गया है नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला, ध्रुव लीला, हनुमान लीला। तो तुलसीदास ने सिर्फ रामलीला की शुरुआत नहीं की बल्कि कुछ अन्य लीलाओं की भी शुरुआत की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो चौथा है, हनुमान लीला की शुरुआत उन्होंने नहीं की। बाकी आप मानस का हंस की भूमिका में देखेंगे तो अमृतलाल नागर ने नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला, ध्रुव लीला, इन तीनों की चर्चा की है, जिसको कि माना है कि तुलसीदास ने इन लीलाओं की शुरुआत की थी। खासतौर से ये सभी लीलाएं किशोर वर्ग में ज्यादा प्रचलित थे। अगला प्रश्न है कि मानस का हंस उपन्यास किस शहर में पूरा हुआ था? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, लखनऊ, बनारस, अयोध्या। तो कौन सा वो शहर है जिसमें मानस का हंस उपन्यास पूरा हुआ? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल के संदर्भ में असत्य है। एक आंचलिक उपन्यास, कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल है। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पूरब में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं तो असत्य कथन कौन सा है? आपको लग रहा होगा कि हमने तो मैला आंचल की भूमिका बड़े ध्यान और गौर से पढ़ी थी, लेकिन क्या इसमें है जो कि असत्य है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा। यहाँ पर एक चीज की वजह से असत्य हो गया। यहाँ पर पश्चिम में मिथिला की सीमाएं रेखा खींच देते हैं तो पूरा एक बनावट मुकम्मल हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑप्शन असत्य है। बाकी जितने भी तथ्य दिए गए हैं वो आप आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है।
तो संभव नहीं है अगर पाकिस्तान केवल कहा जाए, इसको आप पूर्वी पाकिस्तान भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वर्तमान समय में बांग्लादेश, बाकी पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है और उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में यहाँ पर महिला आंचल के माध्यम से हम जान गए। तो सही जवाब क्या था? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। किसका कथन है? प्रेमचंद, रेणु, श्रीलाल शुक्ल, जगदीश चंद्र। तो ये किसका कथन है जिन्होंने कहा कि मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर कथा का क्षेत्र बनाया है? सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, रेणु का ये कथन है, ठीक है। यहां तो हम उपन्यासों की भूमिकाओं को देख रहे हैं तो आप तुरंत बता देंगे कि रेणु का है, लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा, फाइनल एग्जाम और एग्जाम सेंटर हॉल बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इसमें फूल भी हैं, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया, यह किस उपन्यास की भूमिका में? ऑप्शन दिया गया गोदान, महिला आंचल, राग दरबारी, धरती धन्ना अपना। तो सही जवाब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, बहुत ही जाना माना ये कोटेशन था। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, महिला आंचल की भूमिका से इसको लिया गया है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जिस तरीके से कूट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें ध्यान में रखिए कि फूल की बात की गई है, शूल की बात की गई है, धूल की बात की गई है, गुलाब की यहाँ पर बात की गई है, कमल की बात नहीं है, कीचड़ की बात की गई है, चंदन की बात की गई है और सुंदरता की बात की गई है, साथ में कुरूपता की भी बात की गई, ठीक है। ये 8 पॉइंट उठाने की कोशिश यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु ने किया है। तो आप ध्यान में रखिए कि किन किन चीजों का उल्लेख किया है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूं, पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता, किसका कथन है? प्रेमचंद, अज्ञेय, रेणु, यशपाल। तो ये कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, फणीश्वर नाथ रेणु का ही कथन है, जो कि महिला आंचल की भूमिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी की भूमिका के संदर्भ में असत्य है। शेखर एक जीवनी की भूमिका के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है? ऑप्शन दिया गया है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, क्रांतिकारी अंतोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, शेखर निसंदेह एक समाज का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। तो इसमें कौन सा कथन है जो कि असत्य है? आपने कैच कर लिया होगा, सही जवाब है ऑप्शन चौथा। यहाँ पर शेखर एक समाज का नहीं बल्कि व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। तो यहाँ पर समाज की जगह पर व्यक्ति है। मैंने जानबूझकर यहाँ पर दिया क्योंकि आप देखेंगे कि अज्ञेय ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि शेखर एक जीवनी उनके निजी जीवन की कथा। वो बार बार बोलते हैं कि भोगने वाला और रचने वाले में अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए प्रश्न बनाया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, यशपाल, अज्ञेय। तो ये किसका कथन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, यशपाल। झूठा सच उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो उसकी भूमिका में ये सारी बातें कही गई हैं। मैंने बारीकी से खोज कर आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि ये प्रश्न अगर नहीं भी आते हैं तो कम से कम एग्जाम हॉल तक आपके मनोबल में बढ़ोतरी रहेगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमने भूमिका को हर एंगल से देख लिया है, तो प्रश्न आएंगे कहां से। अगला प्रश्न है, तमस देश विभाजन के पूर्व की हमारी सामाजिक मानसिकता और उसकी अनिवार्य परिणति के रूप में होने वाले भीषण सांप्रदायिक दंगों की निर्मम करुण गाथा को अंकित करने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह या फिर नामवर सिंह। तो तमस की भूमिका एक व्यक्ति ने लिखा है जिसको कि हम आमुख कह सकते हैं, आमुख नाम से लिखा है रामचंद्र तिवारी ने। तो अपने विचारों को भी उन्होंने इसमें शामिल किया है। तो आप ध्यान में रखिए कि
तमस के बारे में किसका कथन है? रामचंद्र तिवारी का। अगला प्रश्न है, कई दोस्तों की यह शिकायत गलत नहीं की भीष्म की जो भी अपनी इंटेलेक्चुअल जलवायु है, आस्थाएं और राजनीतिक मूल्य हैं, उन्हीं के अनुसार तमस के घटना चक्र और परिणाम भी हैं। यहाँ पर पटना चक्र नहीं है बल्कि घटना चक्र ध्यान में रखना है, उसी का परिणाम भी है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, यशपाल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ध्यान में रखना है कि कहा गया कि तमस को लेकर काफी शिकायत आती है। कई लोगों ने तो कहा कि ये उपन्यास बिल्कुल एकदम से कूड़ा टाइप का है, फालतू में लिख दिया गया है, इसमें इंटेलेक्चुअल जलवायु यानी बौद्धिकता ज्यादा समावेशित है। हालांकि ये देश विभाजन और सांप्रदायिकता पर है, लेकिन शिकायत को भी हमें देखना पड़ेगा। किसने कहा कि तमस घटनाचक्र और परिणाम भी है भीष्म साहनी के इंटेलेक्चुअल का? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की इन पंक्तियों का प्रयोग किस उपन्यास में किया गया? ऑप्शन दिया गया तमस, जिंदगी नामा, झूठा सच, परीक्षा गुरु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जिंदगी नामा में गोविंद सिंह की इन पंक्तियों का उल्लेख कृष्णा सोबती ने किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने उपन्यासों को केंद्र में रखते हुए 25 महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपके मनोबल को भी बढ़ा सकते हैं और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।